नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे ही। इस वक्त मैं बिहार में ही हूं और बिहार में तकरीबन 4-5 दिनों से अलग अलग जगह पे जाने के बाद वहां की राजनीतिक समीकरण जानने की हमारी कोशिश थी। हमने बुजुर्गों से बातचीत की, हमने युवाओं से बातचीत की, मैंने दुकानदारों से बातचीत की और कई इलाके में मैं पहुंचा। वो मखाने वाले जो थे उनसे भी बातचीत की। कुछ ऐसे बड़े लोग जो हैं जिनको आप समाज में कहते हैं कि वो प्रतिष्ठित पद पे हैं, उनसे भी चर्चा हुई। तो पिछले कुछ दिनों से बिहार में क्या बदलाव आया? बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े आए और उसके बाद ये समीकरण लगने शुरू हो गए कि देखिए, सरकार तो फिर लालू जी और नीतीश जी अगर साथ आते हैं तो फिर सरकार में अभी जैसे सरकार बनी हुई है तो आते हैं तो फिर सरकार उन्हीं की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा में हाँ, समीकरण मोदी जी के फेवर में जा सकता है या मोदी जी के अगेंस्ट जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मोदी जी का क्या इम्पैक्ट है ये भी समय पे आपको जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी जो समीकरण है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। जो युवा वर्ग हैं जो पलायन कर चुके हैं, उनके लिए इन दोनों को साथ में आ जाने से बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। नौकरी के लिए उनको बाहर ही भटकना पड़ता है। कईयों से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ साफ कहना था कि भैया हमें तो बाहर ही निकलना है क्योंकि हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अब बुजुर्गों की हम बात करते हैं तो बुजुर्गों की बातें हमने अपने चैनल के जरिए आपको सुनाने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि बुजुर्ग बेहद परेशान हैं, अकेले हैं, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है, आसपास जो सिस्टम्स होने चाहिए अलग अलग प्रदेशों में हम देखते हैं। हर पंचायत में आपको हेल्थ केयर सेंटर आपको दिख जाएगा। डॉक्टर्स की बेहद कमी है बिहार में। और बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जब जाइएगा तो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा भीड़ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर पे 400 500 मरीज जो हैं पर डे इंतज़ार, घंटों आपको इंतज़ार करने के बाद आपकी बारी आएगी। तो बुजुर्ग बेहद इसलिए परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि इस तरह के अगर समीकरण बनते चले गए तो युवा वर्ग जो है वो निकलते चले जाएंगे। और युवा वर्ग फिलहाल बिहार में आपको बता दें कि तकरीबन 80% जो यंग जनरेशन है वो बिहार में नहीं है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे जाके पूछिए। अभी नवरात्रि के दौरान हमने देखा कि लोगों की भीड़ जो पहले नज़र आती थी वो भीड़ अब नज़र नहीं आ रही है। खासकर सवर्णों में तो बिल्कुल ही नगण्य हो चुका है भैया। सवर्ण तो परिवार पूरे खाली हो चुके हैं। सिर्फ पेरेंट्स उनके घर पे हैं क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ वो बने हुए हैं। जो रिटायर्ड हैं वो आसपास के शहर में जाकर रहने लगे हैं क्योंकि गांव में एजुकेशन स्तर बहुत ही बिगड़ चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में जो 20 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है, यह आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आखिर बदलाव कैसे आएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, सड़कें बन गई हैं। नीतीश जी की तारीफ कीजिए कि सड़कें बन गई है। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी है। 40 साल 50 साल से स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी है। हमने कई पुराने स्कूल में जो कभी जमींदारों का गांव हुआ करता था वहाँ हमने देखा है 70 साल में बिल्डिंग नहीं बन पाई है। केंद्र की कुछ योजना आती है, उसके बाद कुछ स्कूल बिल्डिंग बना दी जाती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। यानी बिहार सरकार पूरी तरह से केंद्रीय बजट पर ही अभी तक राज्य करती रही है, समझ लीजिए आप। वही सड़क बेहतर हो पाई है जिसमें केंद्र की योजनाएं दिखी है आपको। क्योंकि जिस सरकार के पास आप जानते हैं कि कुछ है ही नहीं, कोई कमाई का जो जरिया है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल और वैट जो है उसी से आता है। उसके अलावा उसके पास सरकार के पास कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं जिससे अच्छी कमाई हो सके। शराबबंदी के नाम पे बिहार में क्या हो रहा है अब सोच के भी हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था शुरू हो चुकी है। अवैध शराबों की जो तस्करी है वो बिहार में सबसे चरम पर है। गांव में आप जब जाइएगा ना, जहां भी होम डिलीवरी कर दी जाती है, आपको चाहिए 3 गुना ज़्यादा कीमत पे आपके घर तक पहुंच जाएगा वो।
जबकि पुलिस प्रशासन को नीतीश कुमार ने झोंक दिया उसमें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको बता दूं कि अभी नीतीश कुमार जी की हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार क्या हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन लालू यादव की अभी चर्चा अचानक शुरू हो गई है। चर्चा ये हुई है कि लालू यादव क्या नीतीश कुमार से बेहतर प्रशासक रहे हैं। अपर कास्ट में एक अलग सा माहौल बनना शुरू हो गया। कई मुखिया, कई गांव के जो यहाँ पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया से हमारी चर्चा हो रही थी। उनका ये कहना था कि उस वक्त बजट कम होने के बावजूद उतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना इस वक्त भ्रष्टाचार है। योजनाएं तो आती हैं लेकिन उसमें कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार उस वक्त कम था, ईमानदार ऑफिसर ज़्यादा थे। ये कुछ जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे उसकी हम बात कर रहे हैं। उस वक्त जो ईमानदारी से काम करना चाहता था खूब करता था। अब भ्रष्टाचार के साथ मिलकर जो काम करता है वो खूब करता है। आप कई इलाके में जाइए, आपको पता चल जाएगा। बिल्डिंग बनती है लेकिन बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में होती है। आपको याद होगा कि कई पुल जो है वो गिर गए। उसकी बड़ी वजह क्या रही? वही तो वजह रही, उसमें कमीशन खोरी बहुत चरम पे है। अब लालू यादव के आ जाने के बाद अलग अलग इलाकों में जब हमने चर्चा की तो युवाओं में क्या खौफ है। युवाओं को ये लगता है कि जैसे ही अभी टीचर्स की वैकेंसी आई तो उसके बाद उसमें नौकरी, काफ़ी लोगों को हर गांव में 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ही है, 2-4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लालू यादव 2 दिन पहले सदाकत आश्रम में गए थे। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के जयंती पे। तब उन्होंने भूमिहार को एक संदेश देने की कोशिश की थी और कही थी कि भूमिहार के सबसे बड़े नेता जो हैं श्री कृष्ण सिंह रहे हैं। तो यहाँ जब उनकी जयंती होती है तो कोई आते भी नहीं थे, और अभी भी, तो अभी आप जगिए। नीतीश कुमार साथ तो आ गए हैं लेकिन लालू यादव की छवि कहां कैसे बिगड़ रही है, बन रही है। तो एक इमेज क्रिएशन की जो बात हो रही है ना, मैं इमेज क्रिएशन की बात कर रहा हूं। नेगेटिव और नैरेटिव्स जो हैं, वो जो नेगेटिव नैरेटिव्स जो तय किए जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें तय की गई हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के शासनकाल में काफ़ी भ्रष्टाचार आगे बढ़ा है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने देखा है। उनका परिवार उसमें, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हम बात करते हैं, उनका परिवार उसमें शामिल रहा और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जानकर ताज्जुब होगा आपको कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है इनके मंत्री नेता जो हैं वो बहुत जम के किए हैं। एक अलग टाइप का नैरेटिव्स जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल यहाँ अपर कास्ट को फिर से लुभाने के लिए लालू प्रसाद यादव लग गए हैं। एक समय हुआ करता था जिसमें उन्होंने कहा कि भूराबाद साफ कर दो, इन भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इन चारों को साफ करो वाली कहानी थी जब सत्ता में आए थे। सत्ता के साथ साथ उनकी भाषाएं परिवर्तित हुई, काम करने का तरीका उसमें परिवर्तन आया, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। यादवों की एक बड़ी फौज जो है उनके साथ खड़ी हुई, क्योंकि अभी देखते हैं कि 18% अभी इस बार के जो जातिगत जनगणना जो है, जनगणना, उसमें दिखाया गया कि 18% सिर्फ और सिर्फ यादव ही हैं। इतने बड़े वोट बैंक को साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्या यही वोट काफ़ी है? वोट बैंक काफ़ी है? तो एक जो नैरेटिव्स है, एक इम्प्रेशन है, उस इम्प्रेशन को कंटिन्यू अगर बनाए रखना है तो आपको लालू यादव के अगेंस्ट ही सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में बातचीत करने के बाद हमें यह पता चला कि उस वक्त जो चीज़ें हुई है वो बहुत ही उलट रही। न सड़कें, न बिजली, न पानी, न कुछ नहीं। आतंक का सबसे बड़ा पर्याय रहा। आज आतंक फिर बढ़ गया है। तो क्या लालू यादव और उनके परिवार वाले आतंक बढ़ाने शुरू कर दिए? यही पुलिस प्रशासन है, क्या ये एनकाउंटर नहीं कर सकते?
उत्तर प्रदेश के गुंडे जो हैं यहाँ आ रहे हैं, पंजाब से जो माफिया यहाँ पहुँच रहे हैं। ड्रग्स तस्करी पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि बिहार ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। तमाम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आए जिसमें मैं आपको बताया कि लालू को एक हुआ बना रखा है, कहानी तो कुछ और है और कहानी कुछ और बन रही है। आप अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ क्या। तो लालू ने कहा कि भूमिहार अपने नेताओं को पहचानिए, उन्हें सम्मान देने की कोशिश कीजिए, फिर आपके समाज का अच्छा विकास हो सकता है। नमस्कार।